नमस्कार साथियों, मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आप लोगों का अभिनंदन है। साथियों, आज का सेशन बीपीएससी टीएट 2.0 का जो परीक्षा हुआ था उसके 10/12/2023 विगत संडे को एग्जाम हुआ। उसके पार्ट 1 का लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश पेपर लेकर आपके पास उपस्थित हुए हैं। आप उसे देखेंगे, जो विस्तृत रूप से उसमें चर्चा होगी कि इसका आंसर क्या होगा और कितना आंसर हो सकती है, आपको कितना आंसर आ रही है, आप मिलान कर लेंगे और उस पर विस्तृत रूप से देखेंगे। यह चैनल आपके बीच में विभिन्न परीक्षाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं को तैयारी करने के लिए ये उपलब्ध है और सभी सब्जेक्ट का यहाँ लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होती है। आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, जैसे प्रत्येक दिन शाम में 5 बजे पीएम से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होती है, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बीएसएससी के लिए बीएसएससी एसएससी जीडी एसएससी जीडी और सक्षमता परीक्षाएं आने वाली है। सक्षमता परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है, उस पर विशेष रूप से आप इसमें देखेंगे। और तमाम आपके जनरल कंपटीशन का एग्जाम, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, रेलवेज, एसएससी आपको सीजीएल और सीएचएसएल कि सभी के एग्जाम का तैयारी बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर करेगी और एक विशेष टीम के साथ आपके पास जुड़ेगी। तो कहते हैं साथियों, क्या कि तारों में अकेले चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेले इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे भाई, कांटों से मत घबराना मेरे भाई, क्योंकि कांटों में ही गुलाब का फूल मुस्कुराता है, कांटों में ही गुलाब का फूल मुस्कुराता है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले साथियों, आप मिशन ऑनलाइन एकेडमी टीम से जुड़ करके आप इसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के साथ साथ इसे मनोबल बढ़ावें, ताकि यह टीम आपके पास बिल्कुल हाजिर रही, हर सब्जेक्ट लेकर आएगी। तो साथी, आज का सेट पार्ट 1 का लैंग्वेज पेपर का है। तो उसमें देखते हैं क्या होती है। उसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट विल कॉल द फादर ऑफ आवर मदर। कहते हैं व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर, मेरे पिताजी, मेरे माँ, आवर मदर मेरी माता, माता का पिताजी को क्या बोलते हैं, माता के पिताजी को क्या बोलते हैं, माता के पिताजी को क्या बोलते हैं, माता के पिताजी को अब क्या बोलते हैं, तो नाना जी बोलते हैं, नाना कहते हैं नाना। और देखिए, जैसे कि हम अब जैसे कि इसके अंतर्गत जो है, जैसे कि इसके अंतर्गत जैसे कि यहाँ माता के भाई को, जैसे कि अपने अंकल को पिताजी के रिलेशन अंकल को चाचा अंकल कहेंगे, और माता की भाई यानी मामा जी को मैटरनल अंकल कहेंगे। अपनी दादी को पापा की मम्मी, अपनी दादी को ग्रैंड मदर कहेंगे, और नानी को यानी मम्मी की माँ को, माता की माँ को मैटरनल ग्रैंड मदर कहेंगे। अर्थात मैटरनल लगाते हैं, मैटरनल लगाने से मैटरनल अंकल मतलब मामा जी, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी जी, मैटरनल ग्रैंड फादर मतलब नाना जी। तो ये सब, तो मैटरनल लगा देने से, मैटरनल लगाने से मम्मी के परिवार का वंश का आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर। ये देखिए क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन बीपीएससी जनरल पेपर है, लैंग्वेज पेपर का है, किसमें 10/12/2023 के एग्जाम हुआ है, उसका है। कहता है सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज, सिस्टर की डॉटर, सिस्टर की डॉटर को क्या कहते हैं, सिस्टर की डॉटर यानी हमारी बहन, यानी बहन की पुत्री को क्या बोलते हैं, तो बहन की पुत्री को भांजी कहते हैं, और बहन के पुत्र को भांजा कहते हैं। तो आप देखेंगे ये कॉजिन मतलब क्या होता है,
कॉजिन मतलब होता है चचेरा, भाई या बहन। ये क्या होता है? चचेरा, चचेरा भाई, चचेरा भाई या चचेरी बहन, चचेरी बहन होता है इसमें। या फुफेरा, फुफेरा फुफेरी, इसमें यह क्या होता है? फुफेरा। यह क्या होता है? फुफेरा या मौसेरा, मौसेरा यानी मौसेरा भाई बहन होता है मम्मी के बहन की। अब नाइस, नेस मतलब क्या होता है? नेस मतलब क्या होता है? नेस मतलब ये भांजी, नेस मतलब क्या होता है? भांजी, भांजी भी और लिख सकते हैं या भांजा। नेस मतलब भांजी भांजा होता है, नेस मतलब क्या होता है? भांजी भांजा। सिबलिंग मतलब होता है सहोदर, सिबलिंग मतलब क्या होता है? सहोदर, शिवलिंग मतलब क्या होता है? सहोदर। तो सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज, सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज क्या होगा? भांजी, भांजी मतलब निस होता है, भांजी मतलब क्या होगा? निष्ठ होगा, भांजी मतलब क्या होगा? निस होगा। अब आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर निस हो जाएगा, नाइस हो जाएगा, निस। अब उसके बाद का 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, 3 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्शन कहता है नंबर 3 और 4, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक, कहते हैं ए एन एंड द का यूज करना है। इसमें कहता है डैश ब्यूटी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी सुंदरता जो है ईश्वर का उपहार है, सुंदरता जो है ईश्वर का उपहार है। तो इसमें आप क्या देखेंगे? सुंदरता ईश्वर का उपहार है। जो सिंपल बात होती है, जो सामान्य बात होती है, उसमें पहले क्या करते हैं? आर्टिकल का यूज नहीं किया जाए। अब देखिए ब्यूटी में एन भी नहीं, एन नहीं होगा और ए नहीं होगा, क्योंकि ए और एन का प्रयोग किसी नाउन में किया जाता है और ए एन नाउन में किया जाता है, और साथ जो कंटेबल नाउन होता है, जो कंटेबल नाउन होता है उसमें ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अब ब्यूटी मतलब सुंदरता, ब्यूटी मतलब सुंदरता, सुंदरता को गिन नहीं सकते हैं, यह कंटेबल नाउन नहीं है, यह क्या है? अनकंटेबल नाउन है, इसलिए ए एन का प्रयोग नहीं होगा। इसमें ए एन का नहीं प्रयोग होगा। बच गया दो का प्रयोग, तो दो का प्रयोग समान के लिए नहीं किया जाता है, पर्टिकुलर के लिए किया जाता है, खास के लिए किया जाए। यह क्या है? ब्यूटी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, सुंदरता क्या है? ईश्वर का उपहार है, ईश्वर का गिफ्ट है। ये समान बातें हैं, ये इसलिए इसमें दो का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ एभव। इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ एभव। इसमें नन ऑफ एभव हो जाएगा, इसमें नन ऑफ एभव हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन आपका है, आगे क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। कहता है राजन, 4 नंबर क्वेश्चन में राजन इज सेलेक्टेड एज एज डैश MBBS डॉक्टर। अब देखिए MBBS, तो एम लिखेंगे, एम लिखेंगे और क्या लिखेंगे? MB और B और S, MBBS होगा। तो MBBS है तो ये क्या है? वॉवेल साउंड है, ये क्या है? वॉवेल साउंड आएगा। इसमें क्या होगा? वॉवेल साउंड, और जिसमें वॉवेल साउंड होता है उसमें एन का प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है? एन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? एन होगा। इसमें क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, इसमें आपका एन हो जाएगा। अब आपके पास आगे क्वेश्चन आपका है, आगे which of the following is not a part of grocery। तो ग्रोसरी मतलब होता है किराना, ग्रोसरी मतलब होता है किराना, 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 किराना सामान, किराना सामान, ग्रोसरी मतलब किराना होता है। तो अब किराना सामान कौन है? लेदर, लेदर मतलब क्या होता है? चमड़ा, लेदर मतलब क्या होता है? चमड़ा खाने। ग्रेस मतलब क्या? अनाज, क्या हो गया? अनाज, अनाज होता है। ऑयल मतलब क्या होता है? तेल। अब देखिए व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोसरी, कौन सा किराना सामान का पार्ट नहीं है? कौन सा किराना सामान का पार्ट नहीं है? तो लेदर जो है, चमड़ा जो है, किराना सामान का पार्ट नहीं है। कौन सा नहीं है? तो लेदर नहीं है, तो लेदर नहीं है। अनाज आपका हो गया, तेल आपका हो गया, तो लेदर आपका उसमें नहीं है।
अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, 6 नंबर कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटिनेंट। अब नॉट ए कंटिनेंट, कंटिनेंट मतलब था महादेश, कंटिनेंट मतलब था महादेश, जिसको आप महाद्वीप भी कह सकते हैं। महाद्वीप, 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 जिसमें 7 महादेश है। महादेश क्या है? महादेश, जिसको महाद्वीप भी कहते हैं, महाद्वीप भी कहते हैं। 7 महादेश है, 7 महादेश हैं, उसमें कौन सा महादेश नहीं है? अब देखिए, अरब है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑन द नन ऑफ द एबव। कहता है इज नॉट कंटिनेंट, नॉट कंटिनेंट, कौन सा महादेश नहीं है? तो अरब एक देश है, अरब महादेश नहीं है। एशिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, अरब महादेश नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ इट इज मे देन द प्रीवियस मंथ वाज। कहता है आज जो है मई है, आज क्या है? मई है। तो मई से प्रीवियस मतलब पहले, प्रीवियस मतलब क्या हो गया? प्रीवियस मतलब पहले, प्रीवियस मतलब क्या होता है? पहले। तो मई से पहले कौन सा महीना आएगा? तो आप कहता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो मई से पहले क्या होगा? अप्रैल। मई से पहले क्या होगा? जून नहीं होगा, अप्रैल, अप्रैल होगा। और उसके बाद मार्च भी आपका नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, अप्रैल हो जाएगा। आंसर आपका बी नंबर, अप्रैल हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है स्प्रिंग कम्स बिफोर। स्प्रिंग पहले आता है, किसके पहले आता है? तो स्प्रिंग कम्स बिफोर। तो स्प्रिंग जब बात कर रही है स्प्रिंग की, स्प्रिंग की बात करें तो मतलब ऋतु होगा। तो आपको लिखते हैं जैसे बसंत ऋतु, मुख्यतः 6 ऋतु होती है। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। स्प्रिंग, बसंत को क्या बोलेंगे? स्प्रिंग बोलेंगे। 2 नंबर बसंत ऋतु, ध्यान दीजिएगा। तो बसंत ऋतु के जस्ट बाद क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। क्या होता है? ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु। क्या आएगा? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आएगा, जिसको बोलते हैं समर, जिसको क्या बोलेंगे? समर। बसंत मतलब ऋतु आपको मार्च अप्रैल में बसंत ऋतु आएगा। तो उसके बाद क्या होगा? मई जून जुलाई में ग्रीष्म ऋतु आ जाता है। 3 नंबर, अब ग्रीष्म ऋतु के बाद यानी समर का वेकेशन के समर के बाद क्या हो जाएगा? गर्मी, क्या होता है? वर्षा ऋतु। क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु। क्या होगा? वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु, जिसको मानसून भी कहते हैं, मॉनसून, मॉनसून कहते हैं, मानसून, या अर्थात रेनी सीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनी सीजन भी कहते हैं, रेनी सीजन भी कहते हैं। अब वर्षा ऋतु के बाद, अब देखिए जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है तो क्या हो जाता है? शरद ऋतु आती है। वर्षा ऋतु खत्म के बाद क्या होता है? शरद ऋतु। क्या होता है? शरद, शरद ऋतु आता है। वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद शरद ऋतु आता है। तो शरद ऋतु आता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटम, AUTUM ऑटम कहते हैं। कौन ऋतु आता है? शरद ऋतु आता है, शरद ऋतु आता है, शरद ऋतु उसके बाद आता है। अब जब शरद ऋतु आता है तो उसको बाद क्या आता है? हेमंत ऋतु। 5 नंबर क्या बोलते हैं? हेमंत ऋतु। हेमंत, हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु बोलते हैं। इसको आप बोलेंगे प्री, प्री विंटर, अंग्रेजी में प्री विंटर। क्या बोलेंगे? प्री विंटर कहते हैं, प्री विंटर। हेमंत ऋतु को प्री विंटर भी कहते हैं। अब 6 नंबर आपका हो जाएगा, 6 नंबर शिशिर ऋतु अर्थात विंटर। आपको 6 नंबर हो जाएगा, 6 नंबर शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु, जिसको सर्दी भी कहते हैं, जिसको सर्दी, सर्दी ऋतु यानी शरद मतलब गई बरसी, क्या होगा? ठंडी, जिसको क्या बोलेंगे? ठंडी, ठंडी कहेंगे, ठंडी कहेंगे। तो ये क्या होगा? विंटर हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। ये 6 ऋतु मुक्त है, कौन कौन है, कौन कौन हो गया, ये हो गया बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ठंडी ऋतु हो जाएगा। अब कहते हैं स्प्रिंग कम्स बिफोर, स्प्रिंग कब पहले आता है, तो स्प्रिंग यहाँ बसंत ऋतु है। तो आप देखिएगा बसंत ऋतु कब होती है, जब आपको मार्च अप्रैल का महीना बसंत है, तो उससे पहले जो है, उससे पहले जो है जनवरी फरवरी होता है। तो कहता है कि स्प्रिंग कम्स बिफोर, स्प्रिंग कम्स बिफोर, स्प्रिंग जो है कम्स बिफोर, स्प्रिंग किसके पहले आता है, किसके पहले आता है, तो स्प्रिंग के बाद कौन होता है, स्प्रिंग बाद कौन होता है, स्प्रिंग बाद ग्रीष्म समर होता है। समर से पहले क्या होता है, स्प्रिंग आता है। समर से पहले क्या होता है, स्प्रिंग होता है। ये ऑटम दिया हुआ नहीं है, विंटर नहीं होगा, रेन नहीं होगा, तो क्या होगा, नन ऑफ एबव। यहाँ समर नहीं दिया हुआ है, यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ पर समर आंसर होगा। आंसर क्या होगा, समर होगा, लेकिन समर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा, नन ऑफ एबव, नन ऑफ एबव होगा। क्या होगा, नन ऑफ एबव। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन अब हिंदी से है, हिंदी से है, देख लेते हैं। हिंदी से है, कहते हैं हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन कौन है। तो अब ध्यान दीजिए, कहता है प म ख ग त द उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। महाप्राण देखिए, महाप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण की बात करना है तो महाप्राण किसे कहते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। किसी वर्ग का, जैसे कि क ख, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, तो इसके दूसरा और चौथा शब्द यानी अक्षर, इसके दूसरा चौथा अक्षर महाप्राण होता है। दूसरा 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 और चौथा अक्षर, दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है, अक्षर महाप्राण होता है। दूसरा चौथा तथा उष्ण वर्ण, उष्म वर्ण, उष्म वर्ण, उष्ण वर्ण जो है य र नहीं नहीं, हाँ, तो यह क्या हो गया, उष्म, उष्म, ये तो अंतस्थ हो गया। उष्म वर्ण, उष्म वर्ण जो आपका हो गया, उष्म वर्ण हो गया। तालब उष्ण वर्ण हो गया आपका तालब स, तालब स, मूर्धन स और दंस। ये अक्षर जो है ये क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। ये क्या होता है, महाप्राण होता है। यानी किसी भी वर्ग का, जैसे क लिखते हैं, क ख लिखेंगे, ग लिखेंगे, घ लिखेंगे, रन लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, दूसरा ख और घ। इसी प्रकार चौथो में च छ ज और ये हो गया झ, ये से भी झ लिखते हैं, ये झ। और चौथो में तो थो, थो हो जाएगा, द और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। इसी प्रकार जो है दूसरा और चौथा जो है, दूसरा और चौथा जो वर्ण हो गया वो महाप्राण हो जाएगा। अब देखिए दूसरा चौथा, ये पहला है, ये नहीं हो जाएगा। ये दूसरा है, चौथा है, ये पहला है, नहीं होगा। तो दूसरा चौथा क्या होगा, ख और घ, ख और घ हो जाएगा, ख और क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब 10 नंबर सवाल आपका है, 10 नंबर सवाल दिया हुआ है हिंदी के औष्ठक, हिंदी के हिंदी के हिंदी के हिंदी के हिंदी के औष्ठ व्यंजन कौन है, अर्थात ओठ से बोलने वाला व्यंजन कौन है। द ध ज झ ट द उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओठ से बोलने वाला, ओठ से बोलने वाला, आपको ध्यान याद रखिए, आपको ध्यान या आप याद रखेंगे, ओठ से बोलने वाला, ओठ से बोलने वाला पर आइएगा, ओठ से बोलने वाला व्यंजन कौन आपका है। तो आप ये बिल्कुल समझना है, ओठ से बोलने अंतिम में, तो क क क प, ओठ यहाँ पर है, क, तो क पहले आता है तो क हो गया कंठ से। अब जो क के बाद कबर कंठ से, च च, तो कंठ के बाद आप आ जाइए, कंठ देखिए, क वर्ग हो गया कंठ से क, क, और उसके बाद च वर्ग,
तो कंठ के बाद क्या हो गया? तालु। तो कंठ के बाद क्या हो गया? तालु। कंठ के बाद क्या हो गया? तालु। यानी क्या हो जाएगा? एक चौवर्ग तालुस हो जाएगा। उसके बाद टवर्ग। टवर्ग टवर्ग मूर्धा से। टवर्ग टवर्ग ये क्या हो गया? मूर्धा से। उसके बाद तब क्या आएगा? तवर्ग। तवर्ग तो थो दो थो ये दांत से। और पवर्ग ओठ से। पवर्ग क्या होगा? ओठ से। तो पवर्ग 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 और हर्षु और दीर्घ उ। हर्ष उ और दीर्घ उ ये जो है ये हो गया 5 और ये हो गया 7, सॉरी ये 2। यानी क्या हो गया? 7 वर्ण किससे बोला जाता है? ओठ से बोला जाता है। इस 7 वर्ण किससे बोला जाता है? ओठ से बोला जाता है। 7 वर्ण किससे बोला जाता है? ओठ से बोला जाता है। अब देखिए पवर्ग में, पवर्ग में आपको ओठ से पवर्ग में, पवर्ग में कोई इसमें है? इसमें पवर्ग में देखिए तो पवर्ग वाला कुछ भी नहीं है। हर्षु का ध्रुवत उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब आइए सवाल नंबर, अब आइए 11 नंबर सवाल कहता है संविधान सभा, संविधान संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा भारत को हिंदी के रूप में कब स्वीकार किया राजभाषा के रूप में? तो 14 सितंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। ये आपका हिंदी के क्लास में हम आपको बता चुके थे। तो 14 सितंबर 1949 को ये सभी सुधार सुधार क्या किया गया? स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? 343, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ये हिंदी को क्या किया गया? ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी स्वीकार, राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। ये क्वेश्चन आपको हिंदी क्लास में किया कराया गया था। ये क्वेश्चन आपका 10/12/2023 का बीपीएससी एग्जाम जो हुआ है उसके लैंग्वेज लैंग्वेज का है, जिसमें हिंदी इंग्लिश आपको पूछा जाता है। हिंदी इंग्लिश आपको पूछा जाता है। 12 क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाष से, भाष से, भाष से। तो यह भाषा शब्द किससे बना हुआ है? भाष धातु से। भाषा शब्द किससे बना हुआ है? भाष धातु से बना हुआ है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता है पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, एनसाल्ला खान ने, ग्रियर्सन ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आंसर हो जाएगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन आपका है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपभ्रंश, 14 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम कवि पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहदपाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपभ्रंश शब्द के कवि कौन थे? स्वयंभू। अपभ्रंश शब्द के सब कवि कौन थे? स्वयंभू थे। कौन थे? स्वयंभू। कौन थे? स्वयंभू थे। अपभ्रंश शब्द के प्रथम कवि कौन थे? स्वयंभू। स्वयंभू थे।
हाँ तो डिस्टर्ब थोड़ा हो गया। हाँ तो क्या बोले थे, हिंदी भाषा, अब 15वां क्वेश्चन आपका है, हिंदी हिंदी भाषा के हिंदी 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 भाषा की उत्पत्ति हुई थी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई किससे? हिंदी भाषा उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से, प्राकृत से, सौर से नहीं, अपभ्रंश से, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक सदी कोई इसमें कोई नहीं। तो कहते हैं हिंदी भाषा भाषा की उत्पत्ति हुई थी किससे? तो सौर सैनिक अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? सौर सैनिक अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। हिंदी हिंदी भाषा की सौर सैनिक अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब कहते हैं हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो किशोरी दास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदी भाषा के इतिहास का पुस्तक का, हिंदी भाषा के इतिहास के पुस्तक का जो है लेखक कौन है? हिंदी भाषा के इतिहास के पुस्तक का लेखक कौन है? तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसका होगा रामचंद्र शुक्ल ही होगा। आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल होगा। लेकिन बीपीएससी ने धीरेन्द्र शर्मा लगाया है जो गलत है। आंसर हो जाएगा आपका चीज रामचंद्र शुक्ल होगा। और फिर से आप बीपीएससी जो एग्जाम लगाई है तो अब जो फाइनल की देगी तो जिन साथी का होगा वो नंबर इसमें रामचंद्र शुक्ल होगा, वही आपका नंबर आ जाएगा। इसका नंबर 8 हो जाएगा, आपको रामचंद्र शुक्ल ही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश हुई? सौर सेनी से, मगधी से, अर्ध मगधी से, उपयुक्त में से एक साथी और इनमें से कोई नहीं। पश्चिमी हिंदी का उत्पत्ति किस अपभ्रंश हुई? तो किस अपभ्रंश हुई? तो आंसर इसका भी होगा सौर सेनी अपभ्रंश से, सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश हुई। कहता है खरी बोली, 18 नंबर, खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? कामयानी, प्रियवर्मती, प्रिय प्रवास, रामचरितमानस, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कहता है खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास है। इसका आंसर क्या होगा? प्रिय प्रवास है। इसका आंसर क्या होगा? प्रिय प्रवास है। इसे हरिऔध ने लिखा था। यह क्या है? विरह काव्य है। यह क्या है? विरह काव्य है। इसे हरिऔध ने लिखे थे। इसे हरिऔध ने लिखा था 1909 से 1913 ईस्वी। इसका लिखा था 1909 से 1913 ईस्वी में ये आया था। ये 1909 से 1913 ईस्वी में प्रिय प्रवास क्या है? खरी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जिसने किसने लिखा? हरिऔध ने लिखा। हरिऔध ने लिखा था। यह क्या है? विरह काव्य है। अब इसमें आपको कह रहा है हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या क्या है? हिंदी भाषा के आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 3 है, 8 है, 5 है, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो हिंदी भाषा का अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 है तो प्रथम आप लिखे हैं पश्चिमी हिंदी। कौन है? पश्चिमी हिंदी। ये क्या है? प्रथम क्या है? पश्चिमी हिंदी। पहला पश्चिमी हिंदी है, तब पूर्वी हिंदी है, उसके बाद क्या? दूसरा पूर्वी हिंदी। ये क्या है? पूर्वी हिंदी। 3 है बिहारी हिंदी। ये क्या है? बिहारी हिंदी में जैसे मैथिली हो गया, मगही हो गया और भोजपुरी। मैथिली और मगही इसे भोजपुरी से बोला जाता है। उसके बाद राजस्थानी हिंदी, 4 नंबर आपका है राजस्थानी हिंदी। और 5 नंबर आपका पहाड़ी हिंदी है। 5 नंबर क्या है? पहाड़ी हिंदी। 5 नंबर क्या है?
पहाड़ी हिंदी। यानी हिंदी भाषा का उपभाषा कितना है? 5 उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी है। और विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में अपनी अपनी भाषा ही बोली जाती है। तो हिंदी भाषा के अंदर आने वाली भाषा कितने हैं? 5। ये 5 है। ये भी सवाल आपको, ये भी आपको हम लोग में कि एग्जाम में आपका प्रीवियस क्वेश्चन आप देखेंगे हिंदी का मिशन ऑनलाइन एकेडमी का, तो उसमें इसका भी आपको पहले मिल गया होगा, पहले मिल गया होगा। तो आपको बता दें हिंदी का मात्र 4-5 क्लास हुआ था, जिसमें से इस हिंदी से ले उस हिंदी में बहुत क्वेश्चन जो है हू बहू मिला है, हू बहू मिला है। तो आप जा करके हमारी विश्वास नहीं होती है तो आप हिंदी का क्वेश्चन जो है हिंदी का सेट दिया हो उसमें जा देखेंगे, हू बहू आपका आंसर इसका आ जाएगा, हू बहू आपका आंसर आ जाएगा। आपको देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, नल से बूंद पानी टपक रहा है, यह उक्त वाक्य में बूंद बूंद है। अब ये भी क्वेश्चन आपका ये प्रीवियस पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। यानी अव्यय चैप्टर में यह पढ़ाया गया है, ये क्लास में भी पढ़ाया गया है। ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय चैप्टर में पढ़ाया होगा अविकारी शब्द में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये भी पढ़ाया गया है, क्लास में भी बताया गया है, इसलिए आप लोग क्लास मिस ना करें और क्लास प्रत्येक वीडियो को देखें। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही। अब देखिए मगही बिहारी भाषा में, बिहारी हिंदी में आप जानते हैं हिंदी का 5 उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। उस बिहारी हिंदी में मैथिली, 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 मगही, मगही, मगही और भोजपुरी, भोजपुरी, ये 3 जो है जो किस में आता है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। ये किसके अंदर आता है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। ये कौन कौन? तो मगही किस भाषा की बोली है? तो बिहारी भाषा की। मगही किस भाषा का है? तो बिहारी भाषा की। अब क्वेश्चन है मैथिली बोली के कवि, मैथिली के कवि कौन है? नंददास, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली का कवि कौन है? मैथिली का कवि कौन है? इसमें है नंददास। तो नंददास क्या है? ब्रज भाषा का। नंददास क्या है? ब्रज भाषा की कवि है। नंददास ब्रज भाषा की कवि हैं। विद्यापति मैथिली कवि हैं, मैथिली कवि हैं जिसको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इन्हें क्या जाता है? विद्यापति को, अर्थात इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल कहा जाता है। किनको? विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो मैथिली बोली कवि कौन है? विद्यापति। और अमीर खुसरो किसके थे? हिंदी का और फारसी का अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो किस भाषा के थे? हिंदी और फारसी का। अमीर खुसरो किसका थे? हिंदी और फारसी का था। तो मैथिली भाषा कवि कौन हो गए? विद्यापति। मैथिल भाषा का कवि हो गए विद्यापति। 23 नंबर क्वेश्चन है अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य, लोकप्रिय मधु, मालती, मृगावती, रामचरितमानस, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कहता अवधि का क्या कहता है? लोकप्रिय महाकाव्य। अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य कौन है? तो कौन है अवधि का? तो अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य मधुमालती। मधुमालती हिंदी और सूफी भाषा लिखा हुआ है, हिंदी सूफी भाषा में लिखा हुआ है। हिंदी और सूफी भाषा में ये क्या है? हिंदी सूफी भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी सूफी भाषा में लिखा हुआ है मधुमालती। और ये जो है मृगावती, ये तो अवधि भाषा में भी, ये भी अवधि भाषा में लिखी हुई है। लेकिन रामचरितमानस बहुत ही फेमस है, रामचरितमानस लोकप्रिय हो गया। तो पूछता है कि अवधि भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य और महाकाव्य है, तो रामचरितमानस अवधि भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य है। रामचरितमानस अवधि भाषा के लोकप्रिय महाकाव्य है। 24 नंबर कहता है य घ ध में कौन सी ध्वनि महाप्राण है?
किसमें? य, घ, ध। अब आपको महाप्राण की बात कर रहे थे, तो महाप्राण में बताएं आपको दूसरा, महाप्राण में देखिए दोबारा फिर चटरा गया, दूसरा और चौथा, ये भी महाप्राण पढ़ाया गया है क्लास में। दूसरा किसी वर्ग का, जैसे क वर्ग का, क वर्ग का दूसरा चौथा, च वर्ग का दूसरा चौथा, उसके बाद ट वर्ग का दूसरा चौथा, त वर्ग का, त वर्ग का, और उसके बाद प वर्ग का दूसरा और चौथा, उसके उष्ण वर्ण तालब श, तालब स, मूर्धन स और दंश, ये सब क्या है? महाप्राण है। ये सब क्या है? महाप्राण है। अब देखिए कौन कौन महाप्राण हो गया, तो महाप्राण क्या है? दूसरा, दूसरा घ क्या हो गया? घ हो गया चौथा, और थ कितना हो गया? दूसरा, तो थ और घ भी हो गया और थ भी हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहता है? व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनि, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनि, स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। नासिक ध्वनि जो है अंग, अंग और अह, अंग और अह को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, और इसी को नासिक ध्वनि भी कहते हैं, इसी को नासिक ध्वनि भी कहते हैं। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि को क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। अब 26 नंबर क्वेश्चन आपका है ससुराल। ससुराल, ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द है? अब देखिए प्रत्यय वाला भी आपका पढ़ाया हुआ है, ये प्रत्यय भी पढ़ाया हुआ है। तो ससुराल में इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? ससुर, ससुर इंपॉर्टेंट है, और तब उसमें क्या लगेगा? आल। तो ससुराल, यानी शब्दों के बाद जो शब्द लगता है, शब्दों के बाद आने वाला जो लग रहा है उसी को प्रत्यय बोलते हैं, उसी को प्रत्यय बोलते हैं। तो मेन मूर्ख शब्द हो गया ससुर, उसमें जो लगता आल, तो क्या हो गया? आल आपका क्या हो गया? आल क्या हो गया? आल, आल हो गया आपको, आप प्रत्यय हो गया, आल आपका प्रत्यय हो गया। तो अब उसके 27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता? अंतिम पद, अंतिम पद प्रधान होता है द्वंद्व में, द्वंद्व में पद नहीं, तत्पुरुष बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में तो दूसरा अर्थ लेता है, तो तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होती है। आंसर क्या होगा? बी, तत्पुरुष हो गया। और आपका 28 नंबर क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा है? टीका का अर्थ, टीका का अर्थ कौन सा नहीं है भाई? टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? तो टीका का अर्थ, टीका का शब्दार्थ क्या होता है? टीका का तिलक भी होता है। टीका क्या क्या होता है? टीका का तिलक होता है, आभूषण होता है, व्याख्यान होता है। तिलक होता है, आभूषण, टीका का आभूषण भी होता है, आभूषण भी होता है, व्याख्यान भी होता है, व्याख्यान भी होता है, और उसके बाद फलदान भी होता है आवश्यक का, तो फलदान भी होता है। तो है नहीं कौन? तो कौन नहीं होगा आपका? इसमें क्या होगा? पार्श्व, पार्श्व क्या होगा? टीका का नहीं होता है, टीका का पार्श्व आपका नहीं होगा। अब इसमें कहता है कण, चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द का अनेकार्थी शब्द है? किसका अनेकार्थी है? भेद का, पतंग का, भाव का, उपयुक्त में से एक से अधिक, और कोई नहीं। अब बताएं कण का मतलब होता है, कण का होता है टुकड़ा, टुकड़ा, रज, रजकण, तिनका। कण का होता है, कण का आप करेंगे तो क्या हो? कण का टुकड़ा, टुकड़ा, रज, रज और रजकण, रजकण और तिनका, तिनका। तो तिनका, ये तो कण का कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। चिन्ह का क्या होगा? प्रतीक,
चिन्ह का होता है समानार्थी प्रतीक, संकेत, चिन्ह का प्रतीक, संकेत, चिन्ह का क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा, संकेत हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, निशान भी हो सकता है, निशान भी है, निशान, ये सब क्या चिन्ह का। ये सब में भी कहीं नहीं मिला आपका शून्य का। शून्य का क्या हो जाएगा, शून्य में आप जानते हैं शून्य का होता है भाव होता है, शून्य का भाव होता है खालीपन होता है, सुनसान होता है। शून्य का क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा, खालीपन हो जाएगा, खालीपन हो जाएगा, और सुनसान भी होता है। क्या होता है, सुनसान भी होता है। भाव तो होता है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कण चिन्ह और शून्य के किस एक शब्द से अनाकार शब्द बनेगा। सबको मिलता है, तो भेद भी नहीं हुआ, पतंग भी नहीं हुआ, भाव भी नहीं हुआ, तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, तो कहा जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब आइए आज के ये भाषा का लास्ट होगा, 10-12 एग्जाम का लास्ट है। हिंदी में हर्ष स्वर कौन कौन से हैं। हिंदी में हर्ष स्वर, पहले आप जाते हैं स्वर कितना है, स्वर आपका 11 है, हर्ष और दीर्घी। तो हर्ष स्वर में क्या होगा, ओ आएगा, हर्ष ई आएगा, और हर्ष उ आएगा। ये तीन क्या है, हर्ष स्वर है, ये तीन क्या है, हर्ष स्वर है। बाकी क्या है, दीर्घ स्वर है, बाकी दीर्घ स्वर है। तो अब आपका दीर्घ उ तो नहीं होगा, अ और हर्षी हो जाएगा, हर्ष उ और ए नहीं होगा, में एक से अधिक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों, तो आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट में निश्चित बताएंगे, और अच्छे कम रहेंगे तो इसका जितना भी बेसिक एग्जाम हुई है, तो इंग्लिश का भी आपके बीच में लाएंगे, सोशल साइंस का। अब जो जनरल पेपर आया है 40 क्वेश्चन को होता है, साइंस मैथ सोशल साइंस मिला को होता है, उसके बीच में लाएंगे, इंग्लिश की भी लाएंगे। आप यदि चाहते हैं तो कमेंट में निश्चित रूप से करेंगे, और जो चैनल पर साथी नया है उससे निश्चित रूप से उसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आने वाला दिन आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो, बेहतर हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।